हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में। अगर आप मेरे ड्राइंग सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो हमने फर्स्ट एंगल देखा, थर्ड एंगल देखा, डिफरेंस देखा। इसमें प्रोजेक्शन इतनी बार यूज़ हो गया कि मैंने सोचा कि उस पर एक अलग से लेक्चर ले ही लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब होता क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें तो 3D ऑब्जेक्ट को 2D ड्राइंग में कन्वर्ट करना बिना साइज या शेप चेंज किए प्रोजेक्शन कहलाता है। लेकिन परिभाषा क्या है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल प्लेन्स पे पैरेलल प्रोजेक्टर्स की सहायता से वो प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं, वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। लेकिन ये ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ये क्यों है, लेकिन इसका मतलब मेन उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं ऐसा। तो आगे देखते हैं हम लोग पर्पज ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मेन पर्पज क्या है? पहला, 3D ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना। कोई भी अगर हम 3D ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, 3D ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक्यूरेटली किसी को कैसे समझा सकते हैं? अगर हमें 3D ऑब्जेक्ट डायरेक्ट वेंडर को देना रहे तो हम लोग नहीं देते, जनरली का शायद देते ही नहीं है। लेकिन हम लोग उन्हें 2D देते हैं। 2D में सारे डिटेल्स अलग अलग साइड से हमें दिखता है और हर एक का डायमेंशन डिटेल भी दिया रहता है। इसके लिए हम 2D देते हैं ताकि वो आसानी से मैन्युफैक्चर कर सके वो पार्ट को। कभी 3D नहीं दे सकते। तो 3D को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना इसका मेन पर्पज़ है। फिर सही शेप और सही साइज़ को दिखाना। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि होल है, होल का लेंथ कितना है, ब्लाइंड है, थ्रू है, चेम्फर है या फिलेट है। और चौथा, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन को अवॉइड करना। इसलिए फैक्ट्री और वर्कशॉप में ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स यूज़ होती हैं। अब बात आती है कि इस प्रोजेक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इसका बेसिक प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। प्रोजेक्टर्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। अगर हम किसी 3D को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कहीं, तो जो भी प्रोजेक्टर्स हैं, मतलब कि जो भी रेफरेंस लाइनें हैं, वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, वो पैरेलल होती है। जैसे समांतर रेखाएं होती हैं, सेम, मतलब एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समानांतर होती हैं। प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। अभी जिस प्लेन पे हमें प्रोजेक्ट करना रहता है वो उन प्रोजेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। ऑब्जेक्ट को रेफरेंस प्लेन पर प्रोजेक्ट किया जाता है और फिर जो व्यू मिलता है वो एक्यूरेट और मेजरेबल होता है, इसलिए डायमेंशन बिल्कुल करेक्ट मिलती है। अभी प्रोजेक्ट और एक बार ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट मैं फिर से बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये कोई 3D ऑब्जेक्ट है। मैं ये बहुत सारे लेक्चर से एक ही डायग्राम ले रहा हूँ क्योंकि बनाना आसान है और समझाना भी थोड़ा आसान ही है। मान लीजिए एक क्यूब है और हम इसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में रखे हुए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में रखे हुए हैं, ठीक है। अभी इधर से मुझे ये प्लेन पे प्रोजेक्ट करना है, तो इधर से एक ये लाइन जाएगी, इधर से लाइन जाएगी, इधर से लाइन जाएगी, इधर से, तो ये जो भी लाइन जा रही हैं ये प्रोजेक्टर्स हैं। एक्चुअली मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए था, मैं शुरू से बनाता हूँ छोटा सा, ताकि ये स्क्रीन पे ही सारी चीज़ें अच्छे से दिख जाए। अभी ये है अपना HP, ये है BP और हम इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी से दिखे अपने को। अभी मुझे ये 3D को ये प्लेन पे प्रोजेक्ट करना है। अगर ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है तो ये कंसेप्ट छोड़िए कि वो थर्ड में है, फर्स्ट में क्या है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में देख चुके। लेकिन
इसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे करके प्रोजेक्टर्स जाएंगे, हर एक जिधर डिटेल होंगी उधर से एक प्रोजेक्टर्स लाइन जाएगी, जिसे रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं। अभी ये प्लेन के परपेंडिकुलर है यहाँ पे, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये बात ये पूरे उसमें है, स्लाइड में है। इसके कारण अगर ये पैरेलल रहेंगी और हर एक एज डिटेल एज से जाएंगी, तो इसके कारण अपने को जो भी रिज़ल्ट मिलेगा वो एक्यूरेट और मेजरेबल रहेगा। ठीक है, लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ना रेफरेंस प्लेन्स यूज करते हैं। जैसे कि पहला है वर्टिकल प्लेन, जिसे वीपी बोलते हैं। दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे एचपी बोलते हैं। और क्या है प्रोफाइल प्लेन, जिसे हम लोग पीपी बोलते हैं। अभी ये पीपी की इधर होता है। मैंने अभी जब तक आपको जब भी दिखाया तो मैंने सिर्फ एचपी और वीपी के बारे में बताया, पीपी बताया ही नहीं। तो पीपी क्या है, ये थोड़ा सही से नहीं बन रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। ये अपना एचपी है, ये अपना वीपी है। लेकिन अगर हम देखें तो जिस प्लेन पे हम ये दोनों लाइन बनाए हैं, है ना, जिसे हम एचपी और वीपी मान रहे हैं कि ये सामने की तरफ सीधा निकली हुई है, तो वो प्लेन भी तो एक प्लेन है जिसे हम लोग पीपी बोलते हैं। अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा रहेगा, वो प्लेन, ये होगा पीपी अपना। ठीक है, अभी ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इन रेफरेंस प्लेन्स की हेल्प से हमें प्रिंसिपल व्यूज़ मिलते हैं। प्रिंसिपल व्यूज़ जैसे कि फ्रंट व्यू, जिसे एलिवेशन भी बोलते हैं, टॉप व्यू जिसे प्लान कहते हैं, और साइड व्यू जिसे एंड व्यू कहते हैं। ये व्यूज़ मिलकर ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं। अभी मैंने क्लियरली डिस्क्राइब वाला ये पॉइंट आपको बताया था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। हाँ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही बताया था मैंने आपको, या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बताया था। अगर आप लेक्चर देखेंगे तो आपको उधर देखने को मिलेगा कि ये क्यूबॉइड लिया था मैंने, उधर सारे चीज़ें बताई थी। लेकिन एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश करूँगा, बस कोशिश करूँगा कि ये वीडियो लंबा ना हो। हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। अभी इन व्यूज़ से हमें इंफॉर्मेशन कौन कौन सी मिलती है। हर व्यू से हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। फ्रंट व्यू से हाइट एंड विड्थ, टॉप व्यू से विड्थ एंड डेप्थ, और साइड व्यू से हाइट और डेप्थ मिलती है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर मैं फिर से वही क्यूबॉइड लूँगा, क्योंकि सबसे सिंपल ऑब्जेक्ट यही है और इससे समझना सबसे आसान होता है। मान लीजिए पीपी पे मैंने फ्रंट व्यू बनाया, पीपी पे इधर से देखा, पीपी पे फ्रंट व्यू बनाया, तो उधर अपने को सिर्फ एक रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, जिसमें पहले मैं इसमें डायमेंशन डिसाइड कर दूं। मान लीजिए ये है अपना हाइट, ये है विड्थ बी, और ये है डेप्थ डी। ओके, तो अगर फ्रंट व्यू से देखें तो हमें बी देखने को मिलेगा और एच, यानी कि ये होगा बी और ये होगा एच। फिर अगर टॉप व्यू से मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से सारे व्यूज़ अरेंज कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा समझिए। अगर हम टॉप व्यू से देखें तो फिर से एक रेक्टेंगल आएगा इसके नीचे, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग रेफरेंस लाइन लेंगे तो ये एज इसके सामने होगा, ये एज इसके सामने होगा। तो इसमें अपने को इधर बी रहेगा, लेकिन ये साइड टॉप व्यू में ये अपने को ये डी दिखेगा। और फिर एंड व्यू जिसे साइड व्यू बोलते हैं, उसको बनाएंगे हम लोग। तो इसमें अपने आप हम लोग को इधर हाइट देखने को मिलेगा और इधर देखने को मिलेगा डेप्थ, क्योंकि अगर साइड व्यू से देख रहे हैं हम लोग तो साइड व्यू से अपने को ये दिखेगा, जिससे मैंने दोबारा दोहराया है, जिसमें इधर ये एच और ये फिर डी देखने को मिलेगी। इस कॉम्बिनेशन से ऑब्जेक्ट का कंप्लीट आइडिया मिलता है। ठीक है, बात करते हैं कि ये सब ठीक है, लेकिन हम लोग को कितने व्यूज़ देने पड़ेंगे।
डिटेल देने के लिए। अभी तो हमने जब भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन देखा था तो उसमें कई सारे व्यूज़ दिखे थे, मतलब कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, बॉटम व्यू। साइड में भी 2 टाइप के व्यू देखे थे, राइट साइड व्यू और लेफ़्ट साइड व्यू। उसके बाद एक रियर व्यू भी देखा था। लेकिन हमें कितने नंबर ऑफ़ व्यूज़ चाहिए? सिंपल ऑब्जेक्ट को मेनली 2 व्यूज़ में काम चल जाता है। जैसे अभी मैंने कीबोर्ड लिया था तो उसमें अगर हम लोग फ्रंट, टॉप या फिर फ्रंट साइड दें तो भी सामने वाले को समझ में आ जाएगा, सारे डायमेंशन तीनों मिल जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के लिए 3 व्यूज़ रिक्वायर होते हैं। जैसे अगर इसमें कोई होल होता जो कि फ्रंट और टॉप में ना दिखता, फ्रंट साइड में दिखता, या फिर डबल होल होते, तो इसके लिए हम लोग 3 व्यूज़ डालते हैं। मेन रूल ये है कि कम से कम व्यू में, मतलब कि ऑब्जेक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए जितने मिनिमम नंबर ऑफ़ व्यूज़ की आवश्यकता होती है वो उतने व्यूज़ हम लोग डालते हैं। फिर बात आती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग क्लियरली दिखा सकते हैं एजेस और सरफेसेस, होल्स और स्लॉट्स, फिर स्टेप्स और शोल्डर्स और सिमेट्रिकल फीचर्स। इसलिए मशीन पार्ट को ड्रॉ करना इजी हो जाता है। अभी इसका लाभ, मतलब एडवांटेज क्या है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के? एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होता है, सही डायमेंशन मिलती हैं, फिर ये एक स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग मेथड भी है, और मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पेक्शन के लिए इजी होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर करने के बाद हम लोग एक इंसान को भेजते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए कि वो अच्छे से बनाया है या नहीं। इसलिए ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेस माना जाता है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। वो क्या है? ये पिक्टोरियल अपीयरेंस नहीं देता। पिक्टोरियल अपीयरेंस क्या होता है ये भी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। इसमें मल्टीपल व्यूज़ बनते हैं। ये बिगिनर के लिए विजुअलाइज करने में मदद करता है। हालांकि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कई सारे ड्राइंग्स देखते हैं तो इजी हो जाती हैं। अभी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रोजेक्शन सिस्टम, जैसे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम से क्या रिलेशन है ये देखते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की एक बेसिक कंसेप्ट है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिर्फ सिस्टम के अरेंजमेंट होते हैं, मतलब कि व्यूज़ के अरेंजमेंट होते हैं एक्चुअली। जैसे कि टॉप व्यू थर्ड एंगल में ऊपर बनता है, लेकिन फर्स्ट एंगल में नीचे बनता है फ्रंट के। उनके रूल हमने पहले देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। फिर अब बात आती है कि इनका यूज़ किधर करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग मशीन ड्राइंग में, असेंबली ड्राइंग में, वर्किंग ड्राइंग में और कैड सॉफ्टवेयर के ड्राइंग में। आज जो भी कैड ड्राइंग बनती हैं वो ऑर्थोग्राफिक प्रिंसिपल पे ही बेस होती हैं। अभी फटाफट समरी, मतलब रिकॉल कर लेते हैं पूरे लेक्चर्स को। तो समरी में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 3D ऑब्जेक्ट को 2D व्यूज़ में कन्वर्ट करता है। ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स यूज करता है, और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का फाउंडेशन भी है। मतलब ये सही शेप और साइज भी डिफाइन करता है, और ये फाउंडेशन भी है। हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसके बाद शायद पिक्टोरियल है, या फिर नहीं देगा तो मैं देखता हूँ, उसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पिक्टोरियल व्यू को। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जो भी सिर्फ थ्योरी रहेगी, इसमें मीनिंग ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसके एडवांटेज भी क्या हैं ये पढ़ेंगे हम लोग, इसके लिमिटेशन और एप्लीकेशन क्या है ये भी पढ़ेंगे। तो बस आज के लेक्चर्स में इतना ही। अगर आप
आया के लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपको पता चले कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। वैसे तो आपको अभी तक मेरा पैटर्न पता चल गया होगा कि मैं एक वीडियो बुधवार को डालता हूँ और एक संडे को। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।